बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तालिब इल्म खैरियत व आफ़ियत के साथ होंगे। आपका मेज़बान शराज अहमद। लेक्चर शुरू करने से पहले रोज़ाना की तरह एक दफ़ा सूरत फ़ातिहा, 3 दफ़ा सूरत इखलास, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के इन लोगों को बख्श देंगे जो इस दुनिया से गुज़र चुके हैं। फिर अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। क्लास 7th है जी। क्लास 7th के लिए साइंस की बुक लेके आए हैं, उसको मैंने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, पार्ट ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, तो बायोलॉजी के ऊपर हमने बात की हुई है पहले से ही। तो उसके बाद हमने बात करनी है जी चैप्टर की। तो चैप्टर मैंने ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम है, तो ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम के ऊपर मैंने पार्ट 1 के अंदर अच्छे तरीके के साथ लेक्चर के नंबर पार्ट 1 में अच्छे तरीके के साथ बात की। अब हम आज जो हमारा टॉपिक है वो है जी माउथ। तो माउथ यानी कि मुंह के ऊपर हम इंशाल्लाह अच्छे तरीके के साथ तफसील के साथ बात करेंगे। ये क्या होता है, कैसे काम करता है, किस तरीके के साथ इसका हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में काम है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने नीचे आए जी लेक्चर की तरफ, तो यहाँ पे आपके पास बॉक्स दिया हुआ है कॉन्सेप्ट वाला। ठीक है, तो ये मैं हाईलाइट कर दी कॉन्सेप्ट। तो ये आपने इसके ऊपर देखे ज़रा, इसमें लिखा हुआ है एनी सिस्टम इज़ लाइक एज अ साइक्लिक प्रोसेस। तो यहाँ पे जितना भी सिस्टम होता है वो आपके पास क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस होता है। तो साइक्लिक प्रोसेस क्या होने का मकसद ये है, मतलब ये है कि जहाँ से कोई एक चीज़ शुरू हुई, यानी कि मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ अगर यहाँ से आगे पास एक चीज़ शुरू होती है, तो यहाँ पर ही आकर ख़त्म हो जाए तो उसे आप क्या कहते हो, साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आकर ख़त्म होना है तो मतलब यहाँ से अगर यहाँ तक आना है इसने, तो इसे क्या चाहिए, इसे एक साइक्लिक कॉन्टीन्यूसली एक प्रोसेस चाहिए, कॉन्टीन्यूसली स्टेप चाहिए। अगर उनमें से एक भी स्टेप मिस हो जाए तो उसे फिर क्या होता है जी, हमारा क्या होता है, अगर एक भी स्टेप मिस हो जाए तो हमारा साइकिल पूरा नहीं होता। इस वजह से एक सिस्टम को पूरा करने के लिए एनी सिस्टम इज़ लाइक एज अ साइक्लिक प्रोसेस। और आपसे अगर कोई पूछ ले तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात कौन सी है, इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा है, तो आपने बताना है जो इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है वो माउथ है। क्यों? सो दिस सिस्टम इज़ बिगिन फ्रॉम माउथ। क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू कहाँ से होता है, आपके पास माउथ से। यानी कि आपका अगर माउथ ही नहीं होगा तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू ही नहीं हो सकता। अगर शुरू ही नहीं होगा तो फिर आपको एनर्जी मिल ही नहीं सकती। यानी कि किसी काम करने के ख़त्म होने का, किसी भी काम करने का असूल ये है कि उसे शुरू किया जाए, और अगर शुरू ही नहीं किया जाएगा तो फिर वो ख़त्म कैसे होगा। डैट्स वाई आपके पास जो माउथ है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम का। नीचे एक और मैंने बात लिखी है, इफ़ वन पार्ट इज़ मिस फ्रॉम द साइकिल देन साइकिल इज़ नॉट कंप्लीट। अब मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ आपके पास। वो कह रहे हैं अगर इफ़ वन पार्ट इज़ मिस फ्रॉम द साइकिल देन साइकिल इज़ नॉट कंप्लीट। ये बात मैं यहाँ पर अच्छे तरीके के साथ आपको समझा दी है इस डब्बे के अंदर। यहाँ पे मैंने आपको अच्छे तरीके के साथ समझाया बात को। ठीक है, तो यहाँ पे आपने मैं यही बात बताई है, कॉन्सेप्ट आपने उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गया होगा। ये जितने भी सिस्टम है आपके पास एक साइक्लिक प्रोसेस है। अगर एक कोई भी साइकिल है वो वहाँ से शुरू होके एक कॉन्टीन्यूसली स्टेप के साथ एक ही जगह पर ख़त्म हो जाता है। और उसके साथ मैंने यहाँ पर लिखा है कि आपका जो माउथ है उसके साथ, उससे आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बिगिन करता है। और उसके साथ मैंने लिखा है कि जो मैंने हाईलाइट भी किया है, वन पार्ट इज मिस फ्रॉम द साइकिल देन साइकिल इज नॉट कंप्लीट। ठीक है, तो इस वजह से आपका जो माउथ है दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैंने इसे रिमूव कर दिया हाईलाइट को। ठीक है, अब आते हैं माउथ की तरफ। तो दूसरी जो आपके पास बॉक्स है डाइजेस्टिव सिस्टम वाला, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपको डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला बॉक्स है उसके अंदर आपके पास, यानी कि ये वाला बॉक्स जो मैंने हाईलाइट किया है, उसके अंदर मैंने लिखा हुआ है माउथ। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो माउथ। तो यहाँ पे मैं लिखे है जो आपके पास सबसे पहला पॉइंट है माउथ का, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है डाइजेशन बिगिन फ्रॉम माउथ। दैट्स वाई इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डाइजेशन सिस्टम। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ आपके पास, ये वाला जो पार्ट है डाइजेशन बिगिन फ्रॉम माउथ, दैट्स वाई इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आपसे कोई बंदा पूछ लेता है कि कोई भी टीचर या आपका कोई हमसाया या आपका कोई दोस्त आपसे पूछता है कि माउथ जो है क्या ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, तो आपने कहना जी है। अगर वो कहते हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि खुराक के हज़म करने के निज़ाम में जो आपका माउथ है क्या ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो आपने बताना जी ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहाँ से आपका सिस्टम जो डाइजेशन यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बिगिन कर रहा है, यानी कि शुरू हो रहा है।
ठीक है। अब नीचे बात करते हैं इसके ऊपर, इसके मेन टॉपिक है, मैंने यहाँ लिखा है सो द मेन पॉइंट ऑफ द टॉपिक इज़ द हेयर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, 3 पॉइंट दिए हुए हैं, मैंने हाईलाइट कर देता हूँ। एक टीथ दिया हुआ है, दूसरा टोंग दिया हुआ है, और उसके साथ साथ आपके पास क्या दिया हुआ है जी, सलाइवा। तो यहाँ पे हमने बात करनी है टीथ की, टीथ के साथ साथ हमने बात करनी है सलाइवा की, टोंग की। ठीक है, टीथ की बात करते हैं सबसे पहले, आगे पेज के ऊपर जाते हैं जी, वहाँ पे आता है मेरे पास टीथ। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा टीथ, ये मेरे पास टीथ मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये है जी टीथ। अब जो टीथ है इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है हमारे पास, टीथ हमारे पास क्यों इम्पोर्टेंट है, इसकी हमारे पास अहमियत क्या है, या फिर वो कहते हैं एग्जामिनर आपसे पूछ लेते हैं कि टीथ का फंक्शन क्या है, तो आपने बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है द प्ले अ मेन रोल इन डाइजेशन। अगर कोई पूछे कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मेन पार्ट क्या है, तो आपने बताना है आपके पास जो मेन पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर वो क्या है, आपके पास माउथ। और अगर आपके पूछे माउथ के अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, तो आपने बताना है टीथ। टीथ यानी कि दांत। अब दांत कैसे इंपॉर्टेंट है वो बात करते हैं। यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा हुआ है ब्रेक अवर फूड थ्रू टीथ। ठीक है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है ग्रीडिंग, तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है कटिंग। यानी कि आपके पास टीथ का जो रोल है वो ये है कि, यानी कि जो इसकी इम्पोर्टेंस है, यानी कि जो इसका फंक्शन है वो ये है कि हमारी खुराक को तोड़ती है, छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट करती है। आपने भी जज किया होगा कि आप कभी भी बड़ा बड़ा नवाला निकल नहीं जाते। आपको पता है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बताया है कि आपने जब भी खाना खाना है छोटे छोटे लुकमे डाल के खाना है, ताकि आप उसे अच्छे तरीके के साथ उसे कटिंग कर सको, उसकी ग्रीडिंग कर सको, उसे ब्रेक कर सको। ठीक है, ताकि अगर हम उसे अच्छे तरीके के साथ ब्रेक करते हैं देन हमारा एसोफेगस के अंदर एक अच्छे तरीके के साथ हमारी खुराक को हजम करने का ज़रिया बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने टीथ की अहमियत बताई है तो वो ये है कि आपके पास यहाँ पे इसे खुराक को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट करने के लिए, दूसरे नंबर पे ग्रीडिंग के लिए, तीसरे नंबर पे कटिंग के लिए। ठीक है, तो उसके बाद हम आगे बात करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा था एक तो टीथ है, टीथ के ऊपर हमने बात की, टीथ कैसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम टोंग की बात करते हैं, टोंग क्या होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो टंग है उसके ऊपर आते हैं, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ टोंग। अब आपके पास टोंग की जो इम्पोर्टेंस है, जो इसकी अहमियत है वो क्या है वो बात करते हैं। अब हमारे पास जो टंग है उसकी हमारे जिस्म के अंदर क्यों इम्पोर्टेंट है ये बात करने लगे हैं जी हम। यहाँ पे मैंने सबसे पहला पार्ट दिया हुआ है मेक अ बोलस। अब बोलस का जो कॉन्सेप्ट है वो आपकी बुक के ऊपर नहीं दिया हुआ। ठीक है, बोलस क्या होता है ये आप इंशाल्लाह 9th क्लास के न्यूट्रिशन वाले चैप्टर के अंदर अच्छे तरीके के साथ पढ़ोगे। अब बोलस ये होता है जब आपकी खुराक जो होती है वो मुंह के अंदर आती है, उसके उसको आपके दांत क्या करते हैं, चबाते हैं। आप जब उसे चिवड़ करते हैं, चबाते हैं, तो वो छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम हो जाती है, छोटे छोटे पीसेस बना देती है, छोटे छोटे टुकड़े बना देती है। अब उन टुकड़ों को एक एक करके जाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर हमारी ज़ुबान क्या करती है, हमारी ज़ुबान हमारे जो जबड़े हैं वो एक दूसरे के साथ टकराते हैं, और उन जो हमारी खुराक होती है, फूड होती है जो हमारी, वो फूड क्या करती है एक दूसरे के साथ टकराती है और एक बोलस यानी कि एक बोल बना देती है। उस बोल को आप क्या कहते हो, बोलस। ठीक है, तो आगे दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे मैं हाईलाइट करते तो बोलस को। ठीक है, उसके बाद दूसरा दिया हुआ मिक्स फूड इन सलाइवा। अब सलाइवा क्या होता है इसकी बात हम नीचे अच्छे तरीके के साथ करते हैं। ठीक है, एक तो हमारा ये बात होगी कि ये बोलस बनाती है कौन, टंग, और दूसरी बात ये हो गई कि जो आपके पास फूड है उसे सलाइवा के साथ मिक्स करती है। ठीक है, तो सलाइवा क्या होता है उसके उसके ऊपर हम अच्छे तरीके के साथ बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे पॉइंट दिया है पुश द फूड इनटू द एसोफेगस। अब एसोफेगस का जो हमारे पास है कॉन्सेप्ट है वो हम इंशाल्लाह पार्ट 3 के लेक्चर पार्ट 3 के अंदर अच्छे तरीके के साथ पढ़ेंगे। अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ये जो हमारे पास मुंह से लेके स्टोमिक तक का वे है उसे आप एसोफेगस कहते हो। ठीक है, तो पुश द फूड इनटू द एसोफेगस, यही पॉइंट को मैंने दोबारा लिखा हुआ है, पुश द फूड, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, पुश द फूड इन बैक ऑफ माउथ। यहाँ तो आप ये लिख लो पुश द फूड इनटू द एसोफेगस, यहाँ लिख लो पुश द फूड इनटू द बैक ऑफ माउथ। माउथ के पिछले हिस्से में पुश करना, यहाँ पे पुश करना एसोफेगस के अंदर फूड को। तो ये क्या काम है, किसका काम है, टोंग का है।
ठीक है, तो मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। टंग क्या है? ज़ुबान है। ज़ुबान क्या है? उसके जो फंक्शन है वो नीचे लिखे हुए हैं। एक में का बोलस, बोलस क्या होता है? खुराक का एक बोल बना लेना। दूसरे नंबर पे मिक्स फूड इन सलाइवा, सलाइवा के अंदर फूड को मिक्स कर देना। तीसरा पॉइंट है पुश द फूड इनटू एसोफेगस, एसोफेगस के अंदर, एसोफेगस के अंदर आपने खुराक को धकेलना और उसके अंदर आपने पढ़ा हुआ है पुश द फूड इन बैक ऑफ माउथ। तो आपको पता है पुश क्या होता है? जैसे आप बड़े मॉल्स में जाते हो तो वहाँ पे लिखा होता है पुश और पुल, ठीक है, तो यानी कि दरवाजे को खोलते हैं तो उस वक्त लिखा होता है पुश, और अगर बंद करते हैं तो लिखा होता है पुल, ठीक है। तो ये बात आपने इंग्लिश के टीचर से अच्छे तरीके के साथ पढ़ी होगी। अब नीचे मेरे पास मैंने दो टॉपिक बात किए हैं, एक तो मैंने टीथ की बात की है, ठीक है, दूसरा मैंने टोंग की बात की है, और उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे पॉइंट जो बताए हुए हैं वो आपके पास क्या है, ठीक है, वो आपके पास है स्लाइवा। अब स्लाइवा की हम बात करने लगे हैं। स्लाइवा क्या है? जो मैंने हाईलाइट किया अभी वो है जी स्लाइवा। तो स्लाइवा के अंदर जो क्या होता है, अब हम स्लाइवा के ऊपर जाते हैं। यहाँ पे मेरे पास स्लाइवा पड़ा हुआ है, ये मैंने हाईलाइट करने लगा हूँ जी स्लाइवा। अब जो स्लाइवा वो क्या करता है आपके पास, वो आपके प्रोडक्शन, अब आपकी बुक के ऊपर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है स्लाइवा होता है क्या, इसमें मैं बता देता हूँ। स्लाइवा आपके पास होती है थूक, यानी कि लुबाब, यानी कि जो आपके मुंह के अंदर एक लिक्विड है उसे आप क्या कहते हो? स्लाइवा। अब वो स्लाइवा हमारे जिस्म के अंदर, हमारे मुंह के अंदर कैसे आता है उसकी बात करने लगे हैं। प्रोडक्शन ऑफ स्लाइवा, यानी कि स्लाइवा हमारे जिस्म के, हमारे इस मुंह के पार्ट में कैसे आता है। अब वहाँ पे आपकी बुक के ऊपर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है जी सलाइवरी ग्लैंड के ज़रिए आता है, ठीक है। अब सलाइवरी ग्लैंड क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, किस तरीके के साथ होते हैं, ये इंशाल्लाह आप पार्ट 1 के अंदर, यानी कि एफएससी पार्ट 1 के अंदर बात करोगे। अभी आपके ऊपर से बातें ये गुजर गई, ठीक है, अभी हम इसके ऊपर बात नहीं कर रहे। अब मैं बस इतना ही आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो आपके सलाइवरी ग्लैंड होते हैं वो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये आपकी बुक के ऊपर नहीं दिया हुआ, तो आपने ये बात को अच्छे तरीके के साथ फोकस कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बिलो द टंग, मैं हाईलाइट कर देता हूँ तीनों पॉइंट को। एक तो लिखा हुआ है बिलो द टंग, ठीक है। अब बिलो द टंग यानी कि जुबान के नीचे, ठीक है, एक तो जुबान के नीचे ये सलाइवरी ग्लैंड होते हैं। दूसरे नंबर पे आपके पास जो सलाइवरी ग्लैंड होते हैं ये बिहाइंड द जॉज, यानी कि जबड़ों के पीछे होते हैं, ठीक है। और तीसरे नंबर पे होता है फ्रंट ऑफ ईयर्स, यानी कि जुबान, कानों के सामने, ठीक है। तो यानी कि जो सलाइवरी ग्लैंड है हमारे पास कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, एक बिलो द टंग, तीसरा बिहाइंड द जॉ, और दूसरा बिहाइंड द जॉ, और तीसरा आपके पास फ्रंट ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो उसके बाद मैंने बात अभी तक ये की है जी आपके पास सलाइवा कहाँ है, सलाइवा के अंदर हमारे पास सलाइवा प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन के अंदर सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं वो बात की है। तो यहाँ पे मैं इसे अब सिंपल कर देता हूँ जी। अब इनके फंक्शंस की बात करते हैं। जो हमारे पास फंक्शन है वो क्या है, तो इनका वर्क क्या है, हमारे पास फंक्शन क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब जो थूक है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे जिस्म के अंदर क्यों इसको बनाया है, सलाइवा को हमने क्यों बनाया है, अल्लाह ताला ने क्यों बनाया है इसे सलाइवा को, इसके ऊपर हम बात करने। अब सलाइवा हमारे जिस्म के अंदर इस तरीके के साथ इम्पोर्टेंट है, आपको भी पता है। अगर मैं सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, आपका जो, अगर आप बाइक चलाते हो तो बाइक के अंदर आप मोबाइल इंजन के अंदर यूज़ करते हो ताकि आपका इंजन जो है वो अच्छे तरीके के साथ वर्क करे, ठीक है। इसी तरह से आप, इस वजह से आप करते हो ना, तो इस वजह से यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके मुंह के अंदर ये जो सलाइवा है इसको प्रोड्यूस करके एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट जो हमारे पास काम है वो होने इसके ज़रिए होते हैं, ठीक है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा शुक्र है कि जो उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस नेमत से नवाजा है, ठीक है। अब जो सलाइवा है इसका क्या काम है, मेक फूड सॉफ्ट एंड, यहाँ पे लिखा हुआ है मेक फूड सॉफ्ट एंड मॉइस्ट, ठीक है। एक ये क्या करता है, फूड को सॉफ्ट कर देता है, नरम कर देता है, और उसके साथ साथ मॉइस्ट उसको क्या करता है, उसको चिड़ापन कर देता है, ठीक है। उसके अंदर एक सॉफ्ट और उसे एक अच्छे तरीके के साथ बना देता है ताकि वो अच्छे तरीके के साथ नीचे से हमारे हम उसे निगल सकें, उसे हम खा सकें, ठीक है। तो मेक द फूड सॉफ्ट एंड मॉइस्ट। अगर हम आपने कभी इमेजिन किया हो कि आपके पास अगर ये ना होता, अगर थूक ना हो तो
अगर किसी बंदे को ये बीमारी हो, उसके अंदर थूक नहीं मगर पैदा होता, तो वो क्या करता है, थोड़ा थोड़ा पानी लेके पीता है, फिर उसकी जो उसका खाना होता है वो अच्छे तरीके के साथ हज़म होता है, यानी कि वो अच्छे तरीके के साथ नीचे जाता है। अगर उसको अल्लाह का रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा शुक्र है कि उन्होंने हमें ये सलावा की एक नेमत से नवाजा है। अब यहाँ पे जो नीचे दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, डाइजेस्ट द कार्बोहाइड्रेट। ये जो सलावा है ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट में हाईलाइट कर देता हूँ, जो कार्बोहाइड्रेट है इन्हें हमारे जो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, स्टार्च, शुगर। अब स्टार्च और शुगर क्या होता है, शुगर आप सिंपल जानते हो यानी कि चीनी, ठीक है, ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च तो ग्लूकोज। अब सिंपल इसे आप अपने अल्फाज में यानी कि घरेलू अल्फाज में आप कहोगे रोटी होगी, आपके पास ब्रेड्स हो गए, ये सारा स्टार्च है, ठीक है। तो यानी कि कार्बोहाइड्रेट को हज़म करने के लिए भी हम इसकी बड़ा हमारे पास रोल प्ले करती है। तो यहाँ पे हमने बात की, हम बात करें सलाइवा की, उससे पहले हमने बात की आपके पास टोंग की, और उससे पहले हमने बात की टीथ की, ठीक है। अब इसकी सारे की एक पिक्चर मैंने एक ड्रॉ की हुई है, तो वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सभी को नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पे आपने इसकी लेबलिंग को नहीं देखना, आपने सिंपल देखना है कि जो हमने पढ़ा है वो क्या क्या कहाँ कहाँ पे। तो यहाँ पे ये हमारे पास टीथ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, ये जो हमारे पास टीथ हैं, सॉरी, ये हमारे पास टीथ हैं, ये जो मैं हाईलाइट किए हैं यहाँ पे, ये हमारे पास टीथ हैं, ये वाले टीथ हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास क्या हैं, टीथ। उसके बाद हमने बात किसकी की है, इसकी, ये टोंग की, ठीक है। ये टोंग की हमने बात की है, ये वो जो हमारे पास टोंग है हमने इसकी बात की है। उसके साथ हमने सलाइवा की बात की है, ठीक है, टीथ की, टोंग की, और हमने सलाइवा की बात की है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी, ठीक है जी। तो आपके पास यहाँ पे ये मैंने बताया हुआ है, आपने इसकी लेबलिंग को नहीं देखना, मैं बार बार कह रहा हूँ, ताकि अगर आप इसकी लेबलिंग को देखोगे तो आप को कन्फ्यूजन होगी, ठीक है। तो जो आपने पढ़ा है बस आप वही देखो। एक हमने टंग को पढ़ा है, ठीक है, मैंने हाईलाइट किया था। उसके बाद हमने सलाइवा को पढ़ा है, ठीक है। तो सलाइवा और टंग हमने ये अच्छे तरीके के साथ पढ़ लिए, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी, और अल्लाह आपका हामी नासिर हो। आज के लेक्चर में हम इतना ही, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे, मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कामयाब करे। अल्लाह ताला हमारे और आप सबके गुनाहों को माफ़ करे। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।